अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय के रूप में आज का जो हमारा बिंदु है वो रहेगा राज्य। अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय के रूप में दो चीज़ों पर हमारी बात रहेगी, एक राज्य और एक व्यक्ति। तो आज के इस भाग में हम राज्य पर बात करेंगे। राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि का मुख्य विषय है। शब्द राज्य की उचित परिभाषा कुछ शब्दों में अगर बांधें राज्य की परिभाषा, यानी राज्य एक शब्द के रूप में है और इसको हम कुछ शब्दों में परिभाषित करने का प्रयास करें तो एक कठिन कार्य है। फिर भी अलग अलग विधि शास्त्रियों ने इसकी अलग अलग परिभाषा देने का प्रयास किया है। एक विद्वान हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि में, सामंड ने कहा, राज्य मनुष्यों का एक समाज है जो कुछ उद्देश्यों जैसे आंतरिक व्यवस्था तथा बाह्य सुरक्षा आदि के लिए स्थापित किया गया है। इनकी एक किताब है सामंड की, ऑन जूरिस्प्रूडेंस, उसमें उन्होंने परिभाषा दी है क्या कि राज्य मनुष्यों का एक समाज है जो कुछ उद्देश्यों जैसे आंतरिक व्यवस्था तथा बाह्य सुरक्षा आदि के लिए स्थापित किया गया है। इसी प्रकार लॉरेंस ने इसकी परिभाषा क्या दी है। लॉरेंस कहते हैं, राज्य एक ऐसा समाज है जो राजनीतिक रूप से संगठित है तथा जिसके सदस्य किसी केंद्रीय सत्ता के अधीन होने के नाते आपस में बंधे हुए हैं तथा अधिकतर लोग उसके नियमों का स्वभावतः पालन करते हैं। टीजे लॉरेंस पूरा नाम है और इनकी किताब है द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। उसका एक 7वां संस्करण है, उसमें पृष्ठ संख्या 48 पे उन्होंने ये परिभाषा दी है। तो इसमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। लॉरेंस की क्या परिभाषा है, यानी राज्य एक ऐसा समाज है जो राजनीतिक रूप से संगठित, जिसके सदस्य किसी केंद्रीय सत्ता के अधीन होने के नाते आपस में बंधे हुए हैं तथा अधिकतर लोग उसके नियमों का स्वभावतः पालन करते हैं। और पुस्तक का नाम है लॉरेंस की द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इसी प्रकार ओपेनहाइम कहते हैं, किसी राज्य का अस्तित्व तभी संभव है जबकि किसी समाज के लोग किसी देश में अपनी सर्वोच्च सत्ताधारी की अधीनता में बस गए हों। और ओपेनहाइम की किताब है, आप नोट करें, इंटरनेशनल लॉ ओपेनहाइम की किताब है। उसमें उन्होंने ये बात कही क्या कि किसी राज्य का अस्तित्व तभी संभव है जबकि किसी समाज के लोग किसी देश में अपनी सर्वोच्च सत्ताधारी की अधीनता में बस गए हों। इसी प्रकार प्रोफेसर हार्ट की परिभाषा है। हार्ट कहते हैं, शब्द राज्य से दो तथ्यों का बोध होता है, यानी दो तथ्यों का बोध होता है। इन राज्य को एक शब्द के रूप में लें तो हार्ट कहते हैं कि इससे दो तथ्यों का बोध होता है। कौन से? पहला, किसी निश्चित क्षेत्र में लोग एक व्यवस्थित सरकार के अंतर्गत रहते हों तथा ये सरकार एक विधिक प्रणाली द्वारा स्थापित हो, विधायिनी, न्यायालय तथा प्रशासनिक नियम हो। पहला तथ्य तो ये है। दूसरा, उक्त सरकार स्वतंत्र हो। और हार्ट ने जो किताब लिखी थी द कंसेंट ऑफ लॉ, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की है, द कंसेंट ऑफ लॉ 1961 में लिखी थी। तो इसमें इन्होंने ये बात कही। एक परिभाषा और लेंगे हम स्टार्क के अनुसार। स्टार्क क्या कहते हैं? शब्द राज्य की उचित परिभाषा संभव नहीं है, परंतु आधुनिक समय में ये निश्चित हो गया है कि राज्य के आवश्यक तत्व क्या है। और जो स्टार्क है उनकी किताब है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल लॉ। किताब का नाम है स्टार्क की इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल लॉ। तो उन्होंने एक सवाल खड़ा कर दिया कि राज्य के आवश्यक तत्व क्या है। तो अब हम बात करेंगे राष्ट्रत्व के आवश्यक तत्व, यानी राष्ट्रत्व के गुण किसी राज्य में हो तो उसके लिए क्या आवश्यक तत्व हैं। 1933 में मॉन्टवीडियो संधि, 1933 की जो मॉन्टवीडियो संधि है उसका अनुच्छेद जो 1 है, आर्टिकल 1, उसके अनुसार राज्य के 4 आवश्यक तत्व बताए गए।
पहला एक स्थायी जनसंख्या, दूसरा एक निश्चित क्षेत्र, तीसरा सरकार और चौथा अन्य राष्ट्रों से संबंध बनाने की क्षमता। ओपेनहाइमर ने भी 4 तत्व बताए हैं। जनसंख्या, निश्चित क्षेत्र या देश, सरकार और प्रभुत्व संपन्नता। ये पॉलिटिकल साइंस में कुछ ज़्यादा लोकप्रिय है। ओपेनहाइमर के जो 4 तत्व हैं ज़्यादा बात इन्हीं की जाती है। एक जनसंख्या, दूसरा एक निश्चित क्षेत्र या देश, एक सरकार और चौथा प्रभुत्व संपन्नता। हॉलैंड ने इन 4 विशेषताओं के अतिरिक्त एक 5वीं भी बताई है। ये इंपॉर्टेंट बात है देखने वाली। 5वीं विशेषता कुछ हद तक सभ्यता है, जिसके फलस्वरूप वह राज्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सदस्य बन सके। यानी जो 4 बातें हैं, 4 तत्व हैं, 4 विशेषताएं हैं, इन 4 के अलावा हॉलैंड ने एक 5वीं बताई है और वह है सभ्यता। और वो कहते हैं कि इसके फलस्वरूप राज्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सदस्य बन सके। अब हम संक्षिप्त में राज्य के कार्यों की बात करें तो राज्य के कार्य के संबंध में आधुनिक समय में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। राज्यों की धारणा पहले पुलिस राज्य यानी पुलिस स्टेट की थी, अर्थात राज्य का अनिवार्य कार्य राज्य के अंदर शांति तथा व्यवस्था बनाए रखना और बाहरी आक्रमण से राज्य की सुरक्षा करना, यानी ये एक था परंपरागत। और इसमें संदेह नहीं है कि आज भी राज्य के आवश्यक कार्य हैं और बहुत इंपॉर्टेंट कार्य हैं, परंतु वर्तमान समय में राज्यों के कार्यों की धारणा में कुछ परिवर्तन हुआ है। और एक जो राज्य की धारणा पॉलिटिकल साइंस में हमने पढ़ा है, पहले भी सुना है, अपन ने चर्चा भी की है कि राज्य की जो धारणा है वो पुलिस राज्य से बदलकर कल्याणकारी राज्य की हो गई है। अर्थात जनता के हितों के लिए राज्य को अनेक सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक कार्य भी करने पड़ते हैं, परंतु ये कार्यों की श्रेणी में नहीं रखे जा सकते। ये कार्य गौण कार्य हैं। तो एक चीज़ ये ध्यान रखने वाली है कि परंपरागत जो धारणा थी पुरानी पुलिस राज्य की धारणा, उससे बदलकर राज्य अपने कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट की धारणा में आ गया है। एक ओपेनहाइमर ने जो 4 तत्व बताए थे उसमें एक तत्व था प्रभुत्व संपन्नता। तो प्रभुत्व संपन्नता की जो धारणा है, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेंटी है, उस पर हमारी चर्चा रहनी चाहिए। प्रभुत्व संपन्नता क्या है? यानी एक तरह से देखा जाए तो इसकी बहुत सामान्य परिभाषा अगर अपन दें राजनीति विज्ञान के हिसाब से, तो 2 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होगी। प्रभुत्व संपन्नता की बात अगर किसी राष्ट्र के संदर्भ में की जाए, राज्य के संदर्भ में की जाए, तो इसका मतलब है वह आंतरिक रूप से सर्वोच्च हो और बाह्य रूप से स्वतंत्र हो। यानी बाह्य रूप से ये ध्यान रखने वाली बात है कि सर्वोच्च नहीं हो सकता, क्योंकि बाह्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी होते हैं, दूसरे राष्ट्र होते हैं, उनकी सरकारें भी होती हैं। तो इसमें 2 चीज़ों पर विशेष ध्यान रखना है। प्रभुत्व संपन्न राज्य क्या होता है? बहुत सामान्य शब्दों में बात करें कि आंतरिक रूप से सर्वोच्च हो और बाह्य रूप से स्वतंत्र हो। यानी इसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करें तो एक जैसे भारत है, तो भारत प्रभुत्व संपन्न है। तो राजनीति विज्ञान की परिभाषा के हिसाब से हम बात करें तो जैसे भारत की जो सीमाएं हैं, तो सीमाओं के अंतर्गत तो है वो सर्वोच्च, उससे ऊपर कोई सत्ता नहीं है। भारत है वो अपने आप में सर्वोच्च है सीमाओं के अंतर्गत। और जब सीमाओं से बाहर हम निकलते हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की हम बात करें तो वहाँ हम स्वतंत्र हैं, सर्वोच्च नहीं है, स्वतंत्र हैं। तो आंतरिक रूप से सर्वोच्च और बाह्य रूप से स्वतंत्र। विधि शास्त्रियों ने भी प्रभु सत्तात्मक राज्य ही राज्यों के परिवार के सदस्य होने के अधिकारी हैं, ऐसा बताया है। यानी विधि शास्त्री ये मानते हैं कि केवल प्रभु सत्तात्मक राज्य ही राज्यों के परिवार के सदस्य होने के अधिकारी हैं। तो ये जो प्रभुत्व संपन्नता की धारणा है, इसमें जॉन ऑस्टिन का क्या विचार है, और आधुनिक समय में जीन बोधिन, जिसको हम सामान्य भाषा में बोंदा बोलते हैं, जीन बोधिन यानी बोंदा, पुस्तक थी डी रिपब्लिक 1576 में, तो उसमें उन्होंने प्रभु सत्ता या
प्रभुत्व संपन्नता की परिभाषा दी। तो जॉन ऑस्टिन, बोंदा और इन सब चीज़ों पर हमारी प्रभुत्व संपन्नता की जो धारणा है इसको समझने के लिए हम बात करेंगे। और ये बात हमारी होगी जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय विधि के जो विषय हैं राज्य, उसका जो भाग दूसरा है उसमें हमारी ये चर्चा रहेगी।